गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने वन डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ी थी। किसी तरंग के लिए हमारी वन डायमेंशनल इक्वेशन आई थी, आज उसका हल करते हैं। टोटल है याद होंगे, ठीक। जैसे वन डायमेंशनल इक्वेशन जो थी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही आई थी, ठीक। आज हम उसको सॉल्यूशन करेंगे और एक मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे। मैथमेटिकल मतलब गणितीय, ठीक है, गणितीय रूप में इसको लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं वाई, वाई क्या है, वाई क्या है, वाई यहाँ पर है विस्तार, ठीक। वाई क्या है, वाई है विस्तार, और विस्थापन होता क्या है, विस्थापन समय और एक्स के सापेक्ष है, समय और एक्स के सापेक्ष, ठीक है, क्लियर है। तो वाई क्या है, वाई यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन होगा किसके सापेक्ष, टी और एक्स के सापेक्ष, क्लियर है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली फॉर्म में देखें तो वाई विस्थापन हमें डायरेक्ट होगा टी और एक्स के सापेक्ष, क्लियर। वाई विस्थापन होगा टी और एक्स के सापेक्ष, या हम कैसे कह सकते हैं कि वाई होगा वो टी और एक्स के रेखीय योगफल के बराबर नहीं, ठीक है। तो जो वाई और विस्थापन को टी और एक्स के रेखीय योग के बराबर है। मान लेते हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट मान लेते हैं एक्स ए, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू टी प्लस एक्स, क्लियर। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, सामने इसमें करते हैं समाकलन, ठीक, अवकलन काटे करते हैं टी के सापेक्ष, ये ध्यान रखना किसके सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं तो उसी को तो लेंगे, बाकी तो हमारे सब नॉर्मल चले जाएंगे। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा, क्लियर। और इसको हमने फंक्शनेट कर दिया एक बार इसको फंक्शनेट कर दिया, ठीक, टी प्लस ए नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे इसको हम फंक्शनेट कर दिया, ठीक, इसको हम फंक्शनेट कर दिया, ओके। एक बार अवकलन हुआ, जब आप इसका अवकलन निकालेंगे टी प्लस ए एक्स, ठीक, टी के सापेक्ष निकालेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। एक बार में वाई मानेंगे तो वाई का सेम हो जाएगा, उसके बाद में टी का एक हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा वाई की जगह पर, क्लियर। अवकलन आप जब पढ़ेंगे तो इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ गया एक बार में, ठीक। अब हम इसको करेंगे दोबारा से, क्या करेंगे, दोबारा से क्या के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। जब हम दोबारा से टी के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू ये फंक्शन हो गया दो बार मुझे हो गया, और कितना आ गया टी प्लस ए, क्योंकि दोबारा भी करेंगे कोई सी कंडीशन करेंगे तो ये दोबारा से इसका फंक्शन, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी तरीके से इसको हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। इस इक्वेशन में आपकी जब इसका करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इक्वल। अब जब इसको एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये रहेगा, तो इसमें हमारा ए आ जाएगा और ए हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए फंक्शनेट एक बार हो गया टी प्लस ए, क्लियर, ओके। इसी तरीके से हम इसको दोबारा करते हैं सेकेंड टाइम करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पहले से था, जो दोबारा करोगे तो ए फिर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर फंक्शनेट होगा टी प्लस ए, क्लियर।
हमारे पास 1 2 3 4 फॉर्मूले बने, ठीक। और जबकि हमें जरूरत किसकी है, इसकी और इसकी, ठीक। इन दोनों को हम नाम दे सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला नंबर 2 कह सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला नंबर 3 कह सकते हैं, ठीक। और इन दोनों फॉर्मूलों को हम आगे यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। लिखना निकला तो इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण नंबर 2 बन गया, एक समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक। इनके मान क्या रखते हैं, इस समीकरण, क्लियर है। इसके बाद हम क्या है, इस समीकरण, तो dy² अपॉन dt² कहाँ जाएगा, ये रहा कितना है, यह फंक्शन डबल फंक्शन f प्लस ax, ठीक है, इक्वल टू में b² का जैसा का तैसा रहेगा, और dy² अपॉन dx² कितना आया, a² f फंक्शन f प्लस a, क्लियर है, इतना आया। हाँ, अब हम क्या करते हैं, देखो सेम फंक्शन यहाँ, सेम फंक्शन यहाँ, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, क्लियर है। बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा, 0 बचेगा, एक ही बचेगा ना, क्योंकि ये गुणाम में है, और गुणाम में जब करते हैं तब एक बचता है। यदि प्लस में होता तो यहाँ पर क्या बचता, तो यहाँ पर 0 बच जाता, क्योंकि प्लस से कनेक्ट। अब हम यहाँ पर अगर v बराबर निकालें या v² बराबर निकालें तो कितना जाएगा, v² बराबर निकलेगा 1/a²। अगर हम a² निकालें तो बराबर निकलेगा 1/v², ठीक। अगर हम a का और b का मान निकालें तो v बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/a, या a बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/v, क्लियर। इन दोनों को हम लिख सकते हैं, ये a और b के मान, ठीक है। इससे पहले हमने जब वाई ट्रांजिशन से इक्वेशन पढ़ाई थी, तो उसमें जब समीकरण बताया था, तो y इक्वल टू t माइनस a अपॉन b आया था, a अपॉन b आया था, x अपॉन b आया था। a को तो हमने अभी एक कांस्टेंट के रूप में माना है ना। इससे पहले चला था x अपॉन b आया, ठीक। और दूसरा आया था y इक्वल टू t प्लस x अपॉन v। जब हम कहाँ चले थे, जब हम विपरीत दिशा में चल रहे थे, हम सेम दिशा में चल रहे थे तो प्लस में आ रहा था, लेकिन जब हम x अक्ष पर विपरीत दिशा में चल रहे थे तो माइनस, ठीक। जब इसका हमने इन दोनों को कंप्लीट किया था, दोनों के तरीके से ये नियम आया था। अब इन दोनों को यदि हम एक मैथमेटिकल रूप में देखते हैं तो आ जाता है y इक्वल टू f t माइनस x अपॉन v और g t प्लस x अपॉन v, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे प्लस g, जहाँ पर f और g क्या है, f और g केवल फलन है, क्या है, फलन का मतलब होता है जैसे हम x और x अक्ष पर इस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और इस तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव रहता है। जैसे y के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव रहता है, y के नीचे जाते हैं तो नेगेटिव रहता है। तो किसी चीज का फलन का मतलब होता है उस पूरे अक्ष पर मान, ठीक है ना। उस पर हम बिंदु चाहे यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, कहीं भी मान लें, उसका पूरा फंक्शन का मतलब पूरे वैल्यू पर मान हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये होता है वन डायमेंशनल का हल, क्लियर है।